उस रोज माचिस की एक तीली ने जो आग लगाई, उसमें जलने वाला सिर्फ एक छात्र नहीं था, बल्कि वो उन हजारों छात्रों के गुस्से का प्रतीक था जो सरकार के इस फैसले की आग में सुलग रहे थे। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज के छात्र राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगा के बाकी सब छात्रों के गुस्से की आग को और भड़का दिया। गुस्सा और विरोध जताने के इस तरीके को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन फिर इतना गुस्सा क्यों, इतना विरोध क्यों? 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू करने का ऐलान किया। इससे पिछड़ी जातियां, जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलने वाला था। तो क्या ये विरोध, ये गुस्सा सिर्फ इसलिए हुआ कि ओबीसीज को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलने वाला था, या इसके पीछे विरोधियों की हजारों साल पुरानी, सदियों पुरानी मानसिकता थी जो समाज के पायदान के नीचे खड़े, समाज के पायदान के सबसे नीचे खड़े लोगों को कुछ भी नहीं देना चाहती थी। ये तो प्रेस की आग लगाई हुई उनके दिमाग में। हमारे सेक्शन से हमसे लड़ते, लेकिन जो प्रेस ने एक रुख दे दिया उसको, वो इसको डिग्निफाई किया कुछ सेक्शन प्रेस ने और ग्लोरीफाई किया, तो उसका प्रभाव, वो आग माचिस लगाने का काम वो प्रेस सेक्शन ने किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 के उस दौर में वो देश के प्रधानमंत्री थे, पर छात्रों के एक वर्ग की नजर में सबसे बड़े खलनायक। वीपी सिंह कुछ दिन पहले तक हीरो थे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर सत्ता में आए थे। फिर मंडल कमीशन को लागू करने का एक बड़ा फैसला उन्होंने किया। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ उन दिनों की राजनीति बदली, बल्कि हमारे और आपके सोचने का ढंग भी हमेशा के लिए बदल दिया। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करने का फैसला क्यों किया? इस बात को समझने के लिए हमें एक साल पीछे जाना पड़ेगा, जब वीपी सिंह की ताजपोशी होने वाली थी। सबके सहयोग और सहचार के मैं प्रार्थना भी करता हूं, क्योंकि उसके बिना इस कठिन जो चुनौती है उसको हम लोग नहीं पार कर पाएंगे, और मुझे विश्वास है कि वो प्राप्त होगा आपसे भी, इनसे अजट। धन्यवाद। वीपी सिंह का ये भाषण संसदीय दल के नेता चुने जाने के ठीक बाद का है। वीपी सिंह के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री की रेस में चंद्रशेखर और देवीलाल का नाम भी चल रहा था। वीपी सिंह जानते थे कि जनता दल की जीत के हीरो वो खुद थे। ऐसे में देवीलाल या चंद्रशेखर के नाम पर सहमति बनना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बड़ी होशियारी से पहले दोनों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। चुनाव जब घोषित हो गया रिजल्ट, उसके बाद जो है लोग हमारे पास आए, हम तो कह दिए कि हम तो कह चुके हैं,
और किसी को प्रधानमंत्री चुन लीजिए जनता दल से। जिस दिन प्रधानमंत्री का चुनाव होना था उस दिन दिल्ली के उड़ीसा भवन में सुबह से ही बैठकें चल रही थी। प्रधानमंत्री पद के तीनों दावेदार वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर भी वहीं मौजूद थे। चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर को ले गए एक अलग कमरा में बगल के, पता नहीं क्या बात की उनसे। देवीलाल जी, मैं वीपी के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मधु दंडवते से देवीलाल जी आपका नाम प्रस्तावित करने के लिए कह दिया है और मैं आपके नाम का अनुमोदन करूंगा। देवीलाल और चंद्रशेखर के बीच चल रही इस बातचीत के वक्त पत्रकार कुलदीप नैयर भी वहां मौजूद थे। नैयर के मुताबिक चंद्रशेखर के तीखे तेवर देखकर उन्होंने देवीलाल को उस वक्त चंद्रशेखर की बात मान लेने की सलाह दी। कुलदीप नैयर के मुताबिक इस बैठक के बाद उन्होंने देवीलाल को समझाया कि अगर वीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं बने तो पार्टी टूट सकती है। इसलिए उन्होंने देवीलाल को ऐसा रास्ता सुझाया जिससे चंद्रशेखर की बात भी रह जाए और वीपी सिंह प्रधानमंत्री भी बन जाए। मैंने कहा जब तुम्हें उसका चंद्रशेखर तुम्हारा नाम लेगा, तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो कहना उठ के कि भाई हाँ बहुत अच्छी मुझे इज्जत दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी डेप्टी ठीक हूं और इसको वीपी सिंह को बनने दो। देवीलाल खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो ये समझते थे कि उस वक्त हवा वीपी सिंह के पक्ष में थी। लिहाजा उन्होंने कुलदीप नैयर की बात मान ली। संसदीय दल की बैठक में होने वाले इस ड्रामे की खबर वीपी सिंह को मिल चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमारा नाम प्रस्तावित करेंगे चंद्रशेखर जी, और लेकिन हमको होना नहीं, आप सेकेंड कर दीजिए, इसमें हमारी इज्जत हो जाएगी। तो हम जब उनको प्रधानमंत्री बनने ही को कह रहे हैं तो ये प्रस्ताव कि उनकी इज्जत खाली उनका नाम प्रस्ताव करने में हो जाए, तो उनको मना करना जो है मुश्किल हो गया। इमोशनली मना करना मुश्किल है कि आदमी कहेगा हम जब कह रहे हैं प्रधानमंत्री बने, कह नहीं हमारा प्रस्ताव बनना खाली कर दीजिए, हो गया इसमें। ये उस दिन की तस्वीरें हैं। इसमें देखिए उस दिन कैसे वीपी सिंह को चुनने का ड्रामा पहले से तय स्क्रिप्ट के मुताबिक चला। प्लान के तहत संसदीय दल की बैठक में जब देवीलाल के नाम का प्रस्ताव हुआ तो देवीलाल बोलने के लिए खड़े हुए। मेरी तरफ से नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह का पेश करता हूं। आई वेलकम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन चंद्रशेखर को ये बात नागवार गुजरी। अगर अपनी ओर से उन्होंने प्रस्ताव रखा है तो मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मेरा अपना रिजर्वेशन है। तब जनता दल के सांसद रहे संतोष भारतीय का कहना है कि चंद्रशेखर को इस ड्रामे की कानो कान खबर नहीं थी। ये मैं पूरी जानकारी से कह रहा हूं क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था। चंद्रशेखर जी को किसी ने भी सेंट्रल हॉल में जाने से पहले ये नहीं बताया था कि वहां इस तरह की घटना घटने वाली है। चंद्रशेखर जी जब वहां गए तो चंद्रशेखर जी को ये एक बहुत बड़ा शॉक लगा, धक्का लगा, ये क्या हो गया। मुझे तो देवीलाल जी का कहा गया, इन्होंने वीपी सिंह का कह दिया। इसीलिए चंद्रशेखर जी वहां एक छोटा सा भाषण देकर के उठ करके चले आए। इस पूरे ड्रामे के बाद 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनके विरोधियों ने उन पर प्रधानमंत्री बनने के लिए धोखे का आरोप लगाया। धोखे से बने हो चाहे धक्के से बने, चाहे अपने से बने, चाहे पब्लिक से बने हो, तो आप लोग को एनालाइज करना। धोखे से बने या धक्के से बने, राजा साहब तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कब तक? एक तरफ चंद्रशेखर और दूसरी तरफ देवीलाल। आखिर कभी ना कभी तो घर के झगड़े बाहर आने ही थे। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए
कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं, कौन उनके हित में है और कौन उनको बर्बाद कर रहा है। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री मैंने ही बनवाया है, लेकिन अफसोस वो एक कमजोर आदमी। शुरू के 2 महीने के बाद अचानक देवीलाल जी को ये लगा कि उनके और वीपी सिंह के बीच में एक पर्दा आ रहा है, और वो पर्दा अरुण नेहरू के नाम का था। अरुण नेहरू ने इस चीज को बढ़ाया। मेरा मानना है ये गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि अरुण नेहरू की बात वीपी सिंह जी सीधे उतनी नहीं मानते थे जितना अरुण जी माहौल क्रिएट करते थे। मुझे लगता है उस माहौल की वजह से देवीलाल जी को यह लगा कि अरुण नेहरू वीपी सिंह को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या अरुण नेहरू वीपी सिंह के फैसलों पर असर डाल रहे हैं, और यहां से देवीलाल जी का गुस्सा अरुण नेहरू जी के ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। अरुण नेहरू की वजह से वीपी सिंह और देवीलाल के बीच दूरियां बढ़ने लगी। वीपी सिंह से देवीलाल की नाराजगी बढ़ने की दूसरी वजह बने ओम प्रकाश चौटाला। उप प्रधानमंत्री बनने के बाद देवीलाल ने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। चौटाला उस वक्त विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेहम से उपचुनाव लड़ा। 27 फरवरी 1990 को हुए इस चुनाव के दौरान 8 मतदान केंद्रों पर धांधली की शिकायत आई। 28 तारीख को दोबारा मतदान हुआ। चौटाला किसी भी हाल में चुनाव हारना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके समर्थकों ने फिर से बूथ कैप्चरिंग की। चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के समर्थकों ने इसका विरोध किया। इस झड़प के दौरान फायरिंग हुई और इसमें कई लोग मारे गए। चौटाला पर उपचुनाव जीतने के लिए धांधली करने और हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगा। तब वीपी सिंह के कहने पर चौटाला को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। जब मेहम का इलेक्शन हुआ और उसमें मारपीट, दंगा फसाद, बूथ कैप्चरिंग के जब आरोप उनके लड़के के खिलाफ आए, तब थोड़ा सा जरूर भेदभाव हो गया था कि पिताजी इसके एकदम विरुद्ध थे। ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री पद से हटाने पर देवीलाल वीपी से नाराज हो गए, लेकिन जवाब देवीलाल ने जल्दी ही दिया। कुछ समय बाद चौटाला ने दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता और देवीलाल ने फिर उनको रातों रात मुख्यमंत्री बनवा दिया। देवीलाल की इसी मनमानी से अरुण नेहरू को फिर उनका विरोध करने का मौका मिल गया। वीपी सिंह पर दबाव बनाने के लिए अरुण नेहरू ने कुछ और मंत्रियों के साथ इस्तीफा दे दिया। Arun Nehru was part of the Jan Morcha. He was one of the traditional opponents of Devilal, a typical Congress person who was not particularly at ease in the new enterprise. So therefore, when Devilal started making life difficult for VP Singh, Arun Nehru offered to resign to put pressure on Devilal. उधर सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बीजेपी और लेफ्ट ने भी चौटाला को दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस रुख नहीं ले पा रहे थे। जब उन पर हर तरफ से दबाव बढ़ा तो वीपी सिंह ने अपने मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर करने की बजाय खुद इस्तीफे की पेशकश कर दी। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की पेशकश से ऐसा लगा जैसे सरकार गंभीर राजनीतिक संकट में फंस गई है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वीपी सिंह ने देवीलाल को पार्टी से अलग थलग करने के लिए ऐसा किया था। पार्टी ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। देवीलाल पर इतना दबाव पड़ा कि उनके बेटे चौटाला को मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी। अब देवीलाल कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने वीपी सिंह को वीपी सिंह की ही एक पुरानी चिट्ठी भेजी, जिसमें वीपी सिंह ने अरुण नेहरू पे बोफोर्स के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि उस वक्त अरुण नेहरू न ही वीपी सिंह की सरकार में थे, पर उनकी कैबिनेट में भी। और उसी चिट्ठी के आधार पे देवीलाल ने अरुण नेहरू के खिलाफ कार्रवाई की जोर से मांग उठाई, लेकिन
वो चिट्ठी नकली निकली, फर्जी निकली और एक बार फिर देवीलाल अपने ही जाल में फंस गए। लेकिन आपको वो चिट्ठी मिली कहां से? वो चिट्ठी डाक से आई थी, वही मैंने भेज दी। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में देवीलाल के लिए यह जवाब देना मुश्किल हो गया कि उन्होंने वीपी सिंह के नाम वाली फर्जी चिट्ठी क्यों भेजी। मीटिंग में बाकी मंत्रियों के रुख से यह तय हो गया था कि देवीलाल के लिए अब उप प्रधानमंत्री बने रहना मुश्किल होगा। आखिरकार देवीलाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। देवीलाल जी, जिस चिट्ठी की वजह से ये सब कुछ हुआ वो कहां से आई थी? हमें क्या पता। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने हमसे चिट्ठी मांगी और हमने उन्हें भेज दी। अरे उप प्रधानमंत्री के पास जो भी कुछ आएगा वो प्रधानमंत्री के पास ही तो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या दोष है? हा? तो क्या पार्टी छोड़ देंगे? पार्टी छोड़ देंगे? अरे पार्टी किसी के बाप की नहीं, हमने अपने खून पसीने से ये पार्टी बनाई है, हम क्यों छोड़ें? देवीलाल को ऐसा लगता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री तो हमने बनवाया है, तो मैं जो चाहूंगा वो विश्वनाथ प्रताप सिंह करेंगे। कोई प्रधानमंत्री, वो काठ का उल्लू भी मान लीजिए, अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया जाए तो वो ये नहीं कर सकता। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो दरअसल एक सुलझे हुए राजनीतिक नेता थे। देवीलाल के निर्देश पर, देवीलाल के कहने पर वो दरअसल शासन चलाने के लिए तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। महज 8 महीने पुरानी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के लिए ये खतरे की घंटी थी। उनकी सरकार कभी भी गिर सकती थी। एक तरफ लेफ्ट भी सपोर्ट कर रही है, एक तरफ बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है। इन दोनों को तो एक मंच पे हिंदुस्तान के इतिहास में एक ही बार कोई बैठा पाया है, मेरे पिताजी के अलावा और कोई नहीं कर पाया। पिताजी तो कहते थे कि ये न्यूक्लियर मटेरियल है, बड़ा अनस्टेबल है। वीपी सिंह तलवार की धार पर चल रहे थे, उनकी सरकार का गिरना तय था और इस बात का पता वीपी सिंह से ज्यादा और किसको था। और इस हाल में वीपी सिंह क्या करते? फिर वीपी सिंह ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला और 6 अगस्त 1990 को एक कैबिनेट मीटिंग हुई। आज हम सबसे पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बारे में चर्चा करेंगे। But sir, we had no notice on the subject. Please give us some more time to prepare the note. कोई बात नहीं, लेकिन इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए। शतरंज के शौकीन वीपी सिंह ने अपनी राजनीति की बिसात पर अचानक मंडल के मोहरे को आगे बढ़ाया। कैबिनेट की उस बैठक के एजेंडे में मंडल नहीं था, लेकिन वीपी सिंह ने अचानक उस पर चर्चा शुरू कर दी। अब जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट शरद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान तब वीपी सिंह के साथ थे और उस बैठक में मौजूद थे। उस दिन कैबिनेट में कोई ज्यादा लोग नहीं बोले। हाँ, हमारा साथ जो है वो मधु दंडवते ने और रामविलास जी ने दिया और अजय सिंह सहमत थे इससे, लेकिन वो कहते कि यदि इसमें जाट छूट गया उसको इंक्लूड कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके सिवा कोई दूसरा नहीं बोला। 6 अगस्त को हमको उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि एक स्पीच तैयार कीजिए, वक्तव्य तैयार कीजिए और कल हम इसको घोषणा करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि वीपी सिंह मंडल लागू करने के लिए इतनी जल्दी में थे? इसके पीछे एक वजह बताई जाती है 9 अगस्त को होने वाली देवीलाल की रैली। वीपी सिंह उस रैली से डर रहे थे, तो वो चाहते थे कि भाई ये जो रैली है अल्टीमेटली ये स्ट्रेंथ का उसकी बताएगी। दिल्ली के बोट क्लब में होने वाली उस रैली में देवीलाल के साथ तब बीएसपी के अध्यक्ष कांशी राम भी शामिल होने वाले थे। तो क्या किसानों और पिछड़े वर्ग के नेताओं की इस रैली को काटने के लिए वीपी सिंह ने मंडल का
ब्रह्मास्त्र चला? वीपी सिंह ने अचानक मंडल क्यों लागू किया? इसकी एक वजह शरद यादव के पास भी है। उनके मुताबिक उन्होंने वीपी सिंह पर मंडल कमीशन की सिफारिशों को तुरंत लागू करने का दबाव डाला था। वो बताते हैं कि 6 तारीख की कैबिनेट मीटिंग के एक दिन पहले उनकी और वीपी सिंह की लंबी बातचीत हुई थी। हमने कहा कि ये कितना जरूरी है, कितने बरस से ये लड़ाई चल रही है और कांग्रेस पार्टी ने ये चीज इग्नोर की है और हम सब लोग इसी बात के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। तो या तो इसको लगाइए और नहीं तो चौधरी देवीलाल के साथ हमारी जो दोस्ती है, यारी है, हम वो निभाएंगे, या फिर उसूल हमारा पूरा हो। और दोनों के बीच में 2-3 घंटे बाद बात तय हो गई। उन्होंने कहा 15 अगस्त को, नहीं मैंने कहा 9 अगस्त के पहले लगाइए, 9 अगस्त के पहले लगाइए तब ठीक रहेगा। तो वो इस पर एग्री हो गए और इसके लिए 6 तारीख को उन्होंने ये वो एजेंडे में लेके आ गए। वीपी सिंह जिस चीज को सही नहीं समझते थे वो चीज कोई वीपी सिंह से करा नहीं सकता था। आज बहुत लोग क्लेम करेंगे कि हमारे दबाव से ये हुआ, हमारे दबाव से ये हुआ। वो देश को ये शायद ये बताना चाहते हैं कि उनका व्यक्तित्व वीपी सिंह से बड़ा है, ऐसा है नहीं। वीपी सिंह ये तो मानते हैं कि उन पर जनता दल के कई सांसदों ने मंडल लागू करने का दबाव डाला, लेकिन वो इस बात से इनकार करते हैं कि ये फैसला किसी राजनीतिक वजह से अचानक लिया गया। हम लोग हर मीटिंग में अपने मैनिफेस्टो में, अपनी मीटिंग्स में कहे कि हम लोग लागू करेंगे। हाउस में कांग्रेस छेड़खानी करती थी कि आप कब मंडल लागू करेंगे, और हाउस के रिकॉर्ड पे हमने कहा साल भर के अंदर हम मंडल लागू करेंगे। दरअसल मंडल आयोग की रिपोर्ट कई सालों से धूल चाट रही थी। मंडल आयोग का गठन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय आयोग को यह जिम्मा सौंपा गया कि वो समाज में पिछड़े वर्गों की पहचान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का खाका तैयार करे। आयोग ने पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए जातियों को पैमाना बनाया और इसी आधार पर आरक्षण की सिफारिश की। लेकिन जब दिसंबर 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। 10 साल बाद वीपी सिंह ने इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद में ये ऐतिहासिक घोषणा कर दी। हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने का निर्णय किया है। मंडल कमीशन को लागू करना एक बहुत बड़ा फैसला था। इससे देश के एक बहुत बड़े वर्ग को फायदा होने वाला था और यकीनन फायदा हुआ। मंडल कमीशन ने हमारे देश की राजनीति को तो बदल दिया, लेकिन क्या हमारे देश के समाज में बदलाव आया? क्या सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से पिछड़ी जातियों की सभी समस्याओं का हल हो गया? और उन लोगों का क्या जो किसी भी कोटा में नहीं आए और बहुत गरीब थे? वो भी तो सामाजिक तौर से पिछड़े हुए थे, उनके लिए क्यों कुछ नहीं किया गया? ये सब सवाल उस वक्त प्रधानमंत्री वीपी सिंह से पूछे जा रहे थे। अगर आप कहते कि मंडल लगाएं कि न लगाएं, गांव गांव में खड़े हो जाती लाठी लेके, कहते लगना है नहीं लगना है, लगना है नहीं लगना है। आपस में लौट के खून खच्चर कराना, मनमुटाव था, आग भड़की हुई थी। ये अब इसे मंडल से नहीं हुआ, उसके पहले से ये रही बात। वो कहते इसको एहसास करते थे। ये जो समाज जो है खाली एक वॉल्केनो पर स्नो कैप। नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को ही दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला जल्दबाजी में किया है। राज्य सरकारों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया।
मुझे लगता है इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। बीजू पटनायक अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि मंडल के समर्थक और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि बीजू तो शुरू में जानते भी नहीं थे कि मंडल क्या है। तो हमको याद है कि बीजू पटनायक जी एक दिन जो है हमको बुलाए, और बीजू दा बुला करके यहीं इनका औरंगजेब रोड में घर था, तो हमको एकांत में ले गए, कहे कि ये रामविलास ये व्हाट इज दिस मंडल व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट मंडल। तो बेसिकली चूंकि जो जिस सोशल बैकग्राउंड से आए थे बीजू दा, तो उड़ीसा से आए थे, तो वहां ये प्रॉब्लम उतना नहीं था, इसलिए उनके मतलब उनके जो सोशल जो जस्टिस है या जो कास्ट सिस्टम है उनके संबंध में उतनी डेप्थ में उनको जानकारी नहीं थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट में देश भर में कुल 3743 जाति और समुदायों को अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी की श्रेणी में रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी सामूहिक संख्या उस वक्त देश की कुल आबादी के 50% से ज्यादा थी, यानी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये एक बड़ा वोट बैंक। लेकिन सवाल ये उठा कि मंडल आयोग ने अपनी गणना का आधार 1931 की जनगणना को बनाया था और इसे लागू किया गया 1990 में। तो क्या वीपी सिंह ने यह जरूरी नहीं समझा कि 60 साल पहले के आंकड़ों पर आधारित सिफारिशों को लागू करने से पहले उस पर एक बार फिर विचार किया जाए? लेकिन वीपी सिंह उस वक्त कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं थे। संसद में ऐलान के एक हफ्ते के अंदर 13 अगस्त 1990 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर सरकारी नौकरियों में आरक्षण 27% बढ़ा दिया। इसका मतलब यह था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पहले से मौजूद 22.5% आरक्षण को मिलाकर अब कुल 49.5% नौकरियां एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी। वो अनुसूचित जाति जनजाति का लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण है। जो पिछड़ी जाति का मामला है वो सिर्फ सरकारी नौकरी में आरक्षण का मामला था। तो दोनों में बुनियादी फर्क ये है। वीपी का ये दांव उनके राजनीतिक विरोधियों पर भारी पड़ा। किसी के लिए भी खुलकर इस फैसले का विरोध करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उत्तर भारत के कई शहरों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। सरकार के फैसले से सबसे ज्यादा गुस्से में वो छात्र थे जो सरकारी नौकरियों के भरोसे अपना भविष्य संजो रहे थे। सामान्य श्रेणी के इन छात्रों को लगा कि सरकार उनका हक मार रही है, इसलिए वो सड़कों पर उतर आए। उस वक्त हरिराम सिंह दिल्ली में मंडल विरोधी छात्रों की अगुवाई कर रहे थे। मंडल कमीशन के लागू होते ही छात्रों में आक्रोश आ गई। लोगों को लगा कि ये हमारे पेट पे, मेरिट पे एंटी नेशनल एक करके एंटी सोशल है, एंटी नेशनल है और अगेंस्ट द मेरिट है। इस चीज को लेकर के कि समाज में जो तबका है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उनकी नौकरी छीनी जा रही है, इसी चीज को लेकर के एक बड़ा ही आक्रोश आया विद्यार्थियों में और विद्यार्थी लोग सड़क पे आ गए। लखनऊ, पटना और जयपुर जैसे शहरों की सड़कों पर आए दिन इस तरह के प्रदर्शन होने लगे। हरियाणा में कई बार ऐसे प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भी हुई। दिल्ली में भी आरक्षण के विरोध में कई रैलियां हुई, धरने हुए, घेराव हुए, बसों के शीशे तोड़े गए। इन छात्रों के गुस्से को देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी अपना सुर बदला। बीजेपी ने आरक्षण का वादा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने वीपी सरकार पर देश में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की और आज यहां बैठे हुए राजा साहब वही कोशिश कर रहे हैं। You have taken our country into an edge of caste wars. मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक आदमी 10 या 15 सालों से सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, बाद में वो राजनीति में आते हैं
और कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्या उसे सामाजिक तौर पर या शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाना चाहिए? क्या उनके बच्चों को हमारी मदद की जरूरत है? इस बात पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। His objections, I imagine, to Mandal were the same as pretty much everybody else's, that yes, some backward castes have been downtrodden, yes, they deserve to be given something or the other. But if you do caste-based reservation, then far from removing caste, you are creating an India where for the next 40 years, 50 years, every person will know what his caste is and what he is entitled to because of his caste. जिस वक्त संसद के अंदर ये बहस चल रही थी, उसी वक्त बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही थी। दिनों दिन पुलिस और छात्रों के बीच की ऐसी झड़पें बढ़ती गई। कुछ छात्र ऐसे भी थे जो धरने और भूख हड़ताल के जरिए सरकार के फैसले पर अपना विरोध जता रहे थे। उन्हीं में से एक था दिल्ली के देशबंधु कॉलेज का छात्र राजीव गोस्वामी। वो करीब 9 दिनों तक धरने पर बैठा रहा। फिर एक दिन अचानक उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वीपी सिंह हाय वीपी सिंह मंडल कमीशन वापस लो वापस लो वीपी सिंह हाय वीपी सिंह मंडल कमीशन वीपी सिंह। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले राजीव आग की लपटों में घिर गया। हरे राम सिंह को आज भी याद है कि इस घटना के ठीक पहले उन्होंने राजीव गोस्वामी को ऐसा कोई कदम उठाने से रोका था। पुलिस हेडक्वार्टर पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे और उधर धरना चल रही थी जो है, और उधर धरना में राजीव गोस्वामी जी ने अनाउंस कर दिया कि मैं आत्मदाह करूंगा। इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई इस तरह का गलत नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन जो हुआ उसने देश को हिला कर रख दिया। इसके बाद तो शहर शहर में आत्मदाह के प्रयास होने लगे। दिल्ली से शुरू हुई ये आग बल्लभगढ़, मेरठ, लखनऊ, हिसार और अंबाला जैसे कई शहरों में फैली। उस वक्त एंटी मंडल कमीशन फोरम के सदस्य रहे अभय आनंद का मानना है कि आत्मदाह की इन घटनाओं ने उनके आंदोलन को काफी नुकसान पहुंचाया। अगर सही पूछा जाए तो राजीव गोस्वामी की आत्मदाह की घटना ने इस आंदोलन को पूरा फिजल आउट कर दिया था। ये वो घटना थी जिसने आंदोलन को हिंसक रूप दे दिया। गुस्साए छात्रों ने जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। सरोजनी नगर और आईएनए मार्केट में भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूनिवर्सिटी और एम्स के आसपास के इलाकों में आम लोगों का आना जाना लगभग नामुमकिन हो गया था। बहुत इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। अपर कास्ट बहुत खिलाफ थी, तो इसलिए दिल्ली में बहुत हुआ। बल्कि यहाँ तक कि अगर तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो तो अगर नहीं लिखा कि मैं ओबीसी के खिलाफ हूँ तो गाड़ी नहीं चलने देते थे छात्र यहाँ से। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वीपी सिंह, जिन्हें अब मंडल मसीहा कहा जाने लगा था, अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह को इसका ठीक अनुमान था। वे जानते थे कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद उनकी सरकार नहीं रहेगी, और मंडल आयोग की सिफारिशें वो लागू करते या नहीं करते, वैसे भी उनकी सरकार कुछ दिनों की ही मेहमान थी। उस दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह इस बात की खोज कर रहे थे कि हम जाते जाते कौन सा ऐसा काम करें जिससे कि
मैं इतिहास में दर्ज हो सकूं। तो सवाल सरकार का नहीं था उस समय सवाल इतिहास में दर्ज होने का था। इस बीच 2 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सरकार के फैसले को रद्द करने की अपील की। अपर कास्ट का एक बड़ा तबका वीपी सिंह के खिलाफ हो गया था, पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वीपी सिंह एक मसीहा बन चुके थे। बीजेपी के लिए, जो उस वक्त वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रहे थे, उनके लिए ये एक दोहरी चुनौती थी। एक तरफ उनको ये डर था कि उनके अपर कास्ट वोट बैंक ये ना सोचें कि वीपी सिंह सरकार को समर्थन देने के साथ साथ वो मंडल कमीशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको ये डर था कि अगर वो आरक्षण विरोध की आंधी में फंस गए तो उनके हिंदू वोट बैंक बट जाएंगे, क्योंकि उनके हिंदू वोट बैंक में लोअर मिडिल क्लास हिंदू भी थे और बैकवर्ड कास्ट हिंदू भी थे। वोट बैंक की इस राजनीति में बीजेपी ने अब अपनी चाल चली। बीजेपी ने फिर राम का नाम लिया। प्रमोद जी 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा होनी है। मेरा ये विचार है कि मैं सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक पद यात्रा करूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर आप पद यात्रा की बजाय रथ यात्रा करें तो और भी अच्छा होगा। रथ यात्रा? आखिर है तो ये राम मंदिर के लिए, और इस यात्रा को नाम देंगे राम रथ यात्रा। इस तरह से ये तय हुआ कि 25 सितंबर 1990 से लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू करेंगे, जो करीब 10,000 किलोमीटर तक चलेगी। आडवाणी के इस रथ को 10 राज्यों और करीब 200 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए 30 अक्टूबर को कार सेवा के दिन अयोध्या पहुंचना था। प्रधानमंत्री में इससे पहले हम 1992 तक अयोध्या विवाद की पूरी कहानी दिखा चुके हैं। आडवाणी की ये यात्रा उसी का हिस्सा थी, लेकिन 1990 में की गई ये रथ यात्रा वीपी सिंह की सरकार के गिरने की वजह बनी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जहां मंडल आयोग को खोज रहे थे, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी इसकी तलाश में थे कि भारत चुनाव में तो जाना है, हम किस मुद्दे पर जाएंगे। उनको उनके 2 साथियों ने, प्रमोद महाजन ने और गोविंदाचार्य ने, अयोध्या का मुद्दा उनके ध्यान में खींचा। जब ये रथ यात्रा चल रही थी, उसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंडल की सिफारिशों को लागू करने वाले सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 9 जजों वाली बड़ी बेंच के सामने भेज दिया गया। मंडल का विरोध कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी जीत थी। आरक्षण विरोधी आंदोलन कुछ ठंडा पड़ गया। वीपी सिंह को लगा कि शायद उनकी सरकार पर मंडराता संकट कुछ समय के लिए टल गया है, लेकिन तब तक आडवाणी की रथ यात्रा वीपी सिंह के लिए नई चुनौती बन चुकी थी। ग्राउंडस्वेल इतना ज्यादा था राम जन्मभूमि के बारे में, इसलिए गवर्नमेंट इसको इग्नोर भी नहीं कर सकता था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के साथ कई बैठकें हुई। उस वक्त मंदिर आंदोलन के नेताओं की तरफ से स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने सरकार से बातचीत की कमान संभाली। गुरुमूर्ति ने सरकार को समझौते का एक फॉर्मूला दिया। हमने कहा ये जो राम जन्मभूमि है वो स्थान को गवर्नमेंट टेक ओवर करे। टेक ओवर करके गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफर करें। बाद में अरुण जेटली को भी बुलाया। अरुण जेटली ने सलाह दिया ये ठीक है, ऐसा एक ऑर्डिनेंस करके 11:30 आर वेंकटरामन शायद सो गया था, उसको जगा के ऑर्डिनेंस इश्यू किया। लेकिन सरकार को तुरंत ही ये ऑर्डिनेंस वापस भी लेना पड़ा, क्योंकि दोनों ही पक्ष इस पर पूरी तरह सहमत नहीं हो पाए।
विश्व हिंदू परिषद वालों ने कहा था कि ये जगह आप हमको दे दीजिए और इनके लिए वहां जगह दे दीजिए। लेकिन जब वो अध्यादेश लाए तो उन्होंने कहा कि अब हमको ये मंजूर नहीं है। तो उनका कि जब आप ही को मंजूर नहीं तो हम अध्यादेश क्यों लेके आए। मुलायम सिंह आके उसको धमकी दे रहा था, उसको थ्रेटन कर रहा था, वो सपोर्ट विड्रा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसलिए वीपी सिंह डर के ऑर्डिनेंस विड्रा कर रहा है। इस बीच आडवाणी का रथ बिहार पहुंच चुका था। 22 अक्टूबर को दिल्ली में आडवाणी की रथ यात्रा और अयोध्या के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने साफ ऐलान कर दिया कि वो आडवाणी के रथ को उत्तर प्रदेश में घुसने भी नहीं देंगे। बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी वीपी पर रथ रोकने का दबाव बनाया। वीपी सिंह के सामने अब यही विकल्प था कि वो आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर लोगों की नजरों में अपनी सेक्युलर छवि दिखाएं और इस पर अगर सरकार गिरे तो खुद को शहीद दिखाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ दिन हम लोग 12 बजे रात तक बैठे थे और वीपी सिंह जी ने हम लोगों को बुलाया था और कहा कि अब हमारे सामने में दूसरा कोई चारा नहीं है और हम जो है उसको रथ यात्रा को यूपी में घुसने के लिए नहीं देंगे और हम बातचीत कर रहे हैं और हमने बातचीत किया है लालू जी से। हमको लगता है कि थोड़ा इसके कारण से मुलायम सिंह जी को नाराजगी भी हुई कि जो चीज हम करते उत्तर प्रदेश में वो काम बिहार में ही हो गया, लालू जी ने कर दिया। 23 अक्टूबर 1990 की सुबह सुबह आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीपी सिंह के मुताबिक उनके निर्देश पर ही यह गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि लालू यादव हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि आडवाणी के रथ को रोकने का फैसला उनका था। पूछिए आडवाणी जी से, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवाया, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजबूरी है कि चूंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने। वीपी सिंह ने रोका या लालू प्रसाद यादव ने रोका, एलके आडवाणी का रथ रुक गया और उसके साथ ही थम गया। वीपी सिंह की सिर्फ 11 महीने पुरानी सरकार का सफर। एलके आडवाणी की गिरफ्तारी के एक ही दिन बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लेने की चिट्ठी राष्ट्रपति को दे दी। वीपी सिंह की सरकार माइनॉरिटी में आ गई और गिर गई और कहा गया कि वीपी का मंडल बीजेपी के कमंडल के सामने फेल हो गया। मंडल कमंडल के फेर में वीपी सिंह की सरकार चली गई। फिर कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर महज कुछ महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिस मंडल के मुद्दे पर वीपी सिंह का इतना विरोध हुआ, उस पर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में क्रीमी लेयर को इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का निर्देश दिया। इस फैसले के 16 साल बाद अप्रैल 2008 में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई। मेरा यह मानना है कि मंडल लगने के बाद 100% भारत खड़ा हो गया। मैं नहीं मानता कि, मैं नहीं ये कह रहा हूं कि वो बीमारियों से दूर हो गया। वो जातियों के बंधन में बेड़ियों के साथ 100% भारत जग गया। अब जो है वो नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव हैं आपके उत्तर प्रदेश के, शिवराज चौहान हैं, वो किरार हैं, बहुत छोटी जात होती है, वो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। गहलोत हैं, वो सैनी है जो फूल का धंधा करते हैं। हाँ, हरियाणा में जो पहले थे वो अब हैं, तो नहीं बदलाव हुआ ये मंडल के चलते ही बदलाव है। ये मंडल का ही असर है कि 1990 के बाद से आज तक बिहार में अगड़ी जाति का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सिंह का दबदबा कायम रहा। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन क्यों लागू किया? अपनी सरकार को बचाने के लिए, राजनीतिक कारणों से, या सामाजिक न्याय के लिए? इस बात पर बहस चल रही है, तब भी चली थी, आज भी चल रही है, विवाद चलते रहेंगे। लेकिन एक बात सच है कि मंडल कमीशन के लागू होने से हमारे देश के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आया। मंडल ने हमारे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। हमारे राजनीति में बैठे लोग, उनकी सोच की दिशा बदल दी और कुछ हद तक सामाजिक दिशा भी बदल दी। लेकिन वो लोग जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं और वो लोग जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उन सबको एक बात समझनी चाहिए कि जब तक हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये बात गांधी जी ने कही थी, ये बात अंबेडकर ने भी कही थी, और ये बात आज भी सच है। तो क्या हमने हमारे देश में कास्ट सिस्टम को खत्म करने का पॉलिटिकल विल है या नहीं है? और अगर नहीं है तो इस देश का भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है?